वो कमरे में अकेला था और दीवार पर घूंसे मार रहा था, साथ साथ बड़बड़ा रहा था, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। उसका नाम अदनान था, शेखुपुरा की एक नवाही बस्ती झंडियाला का रहने वाला। उससे बड़ी 2 बहनें थीं जो ब्याही जा चुकी थीं। आजकल वो किराए के एक छोटे से मकान में अपनी वालिदा के साथ रहता था। वालिद, जो शेखुपुरा में क्राकरी की दुकान करते थे, 1.5-2 बरस बीमार रहने के बाद वफात पा चुके थे। पहले बहनों की शादी और फिर वालिद की बीमारी ने इस घराने की माशी हालत को बुरी तरह मुतासिर किया था। पहले मकान गया, फिर दुकान भी हाथ से निकल गई। अब वो छोटी मोटी मुलाजमतें करके अपना और वालिदा का गुजारा कर रहा था। कभी किसी पेट्रोल पंप पर, कभी शेखुपुरा के किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन की नौकरी और कभी बिजली का काम। अदनान की मंगनी लड़कपन में ही अपने ताया की बेटी सानिया से हो चुकी थी, लेकिन ये तब की बात है जब उनके माली हालात अच्छे थे और उनका घर भी अपना था। अब चूंकि सब कुछ उलट पलट हो चुका था, लिहाजा अदनान और सानिया का रिश्ता भी डोलने लगा था। बल्कि पिछली ईद पर जब उसके ताया और ताई शेखुपुरा से झंडियाला उनके घर आए थे, ताया ने दबे लफ्जों में कह भी दिया था कि जबानी कलामी मंगनी की इतनी अहमियत नहीं होती। असल बात तो ये देखने की है कि जिस लड़के पर बीवी बच्चों का बोझ पड़ने वाला है, वो ये बोझ उठाने के काबिल भी है या नहीं। और फिलहाल उन्हें अदनान की तरफ से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इस गुफ्तगू के कोई 1 माह बाद अदनान और उसके ताया अफजल में बाकायदा एक झड़प हो गई थी। ताया अफजल शेखुपुरा शहर में ही रहते थे। उनकी भी क्राकरी की दुकान थी, लेकिन वो बाकायदा होलसेलर थे और उनकी माली हालत काफी अच्छी थी। दुकान से कुछ ही फासले पर उनका 2 मंजिला कुशादा घर भी था, वही घर जहां सानिया रहती थी। उस रोज भी सानिया को देखने के लिए ही अदनान शेखुपुरा आया था। बहाना चावलों की पनियों का था जो अदनान की वालिदा ने ताया, ताई और सानिया के लिए झंडियाला से बनाकर भेजी थी। अदनान अभी ताया के घर से कुछ दूर ही था कि रास्ते में ताया अफजल ने उसे देख लिया। वो दुकान पर जा रहे थे। उन्होंने अदनान को रोक लिया और अपने साथ ही दुकान पर ले आए। दुकान के एक अलहदा गोशे में जाकर उन्होंने रूखे सूखे लहजे में कहा, देखो अदनान, अब मुझे तुम्हारा ज्यादा आना जाना पसंद नहीं है। लोग बातें बनाने लगे हैं। वैसे भी जरूरत इस बात की है कि तुम यूं इधर उधर भागने के बजाय कोई इज्जत का रोजगार ढूंढो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ताया जी। लाहौर में अब्बू के एक दोस्त प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि तुम्हें मैनेजर लगवा देंगे। ताया अफजल ने अदनान की बात काटी। कलहे बनाना छोड़ो बेवकूफ। एक ABC पास को जिस तरह की नौकरियां मिलती हैं सब पता है। कोई जाती काम करो और उसमें कामयाब होकर दिखाओ। ज्यादा नहीं तो कोई 10-20 लाख की हैसियत ही हो तुम्हारी, या फिर ख्याल छोड़ दो सानिया का और हमारे घर का। अदनान ने हैरान नजरों से अपने बड़े ताया की तरफ देखा। उस लम्हे वो उसे बिल्कुल अजनबी लगे। वो अपने गुस्से को जब्त करते हुए आहिस्ता से बोला, ताया जान, आज कल आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आर्जी तौर पर हमारे हालात खराब जरूर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तो ठीक है, फिर जब सब कुछ ठीक कर लोगे तो हम भी देख लेंगे। उनके लहजे में तंज की काट थी। प्लीज आप मुझे कुछ वक्त दें। यही बात तुमने पिछले साल भी तो कही थी। कितना वक्त देते हैं आप मुझे? अदनान ने फैसलाकुन लहजे में पूछा। ज्यादा से ज्यादा 8 महीने, ताया अफजल ने भी फैसलाकुन लहजे में जवाब दिया। एकदम अदनान को एहसास हुआ कि उसे यूं दौटौक अंदाज में पूछना नहीं चाहिए था, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। उसके अंदर भी झुंझलाहट आमेज इरादे की एक नहर उभरी। ठीक है ताया जान, आपने जो कहा मैंने सुन लिया और मान भी लिया। अब मैं तभी आपको मुंह दिखाऊंगा जब मेरे पल्ले कुछ होगा। वो घूरता हुआ और लंबे डग भरता हुआ ताया की दुकान से निकल गया। और ये भी लेते जाओ। उन्होंने चावलों की पिनिया वाला शापर दूर से सोफे पर फेंक दिया था। सारी पिनियां सोफे पर लुढ़क गईं। अदनान ने लर्जते हाथों से उन्हें दोबारा शापर में डाला और अपने आंसू जब्त करता वहां से निकल आया। झंडियाला में मां को जब सारी सूरत हाल का पता चला तो उन्होंने अपना पुराना संदूक खोला और उसमें से अपना आखिरी असासा निकालकर अदनान के हाथ पर रख दिया। ये एक तलाई अंगूठी थी।
जो उन्होंने किसी वक्त के लिए संभाल रखी थी। अब इससे ज्यादा सख्त वक्त और क्या हो सकता था कि अकलौता बेटा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू में नाकाम होकर मायूसियों के अंधेरे गार में गिरने वाला था। ये अंगूठी तकरीबन 50,000 में फरोख्त हो गई। 40,000 रुपए अदनान ने अपने करीबी हमराज दोस्त यूसुफ से उधार लिए और अपनी किस्मत आजमाई के लिए वो काम करने की ठानी जिसका इरादा अरसे से उसके दिलो दिमाग में पनप रहा था। उसने अरसा पहले शेखुपुरा में नियम बेहोश पड़े एक ज़ईफ शख्स को अस्पताल पहुंचाया था और चंद दिन उसकी देखभाल भी की थी। ये उम्र रसीदा शख्स माजी में कराची शहर में दाल चावल बेचता रहा था और उसकी दाल चावल की धूम थी। अब हालात की सितम ज़रीफी और बढ़ापे ने उसे बेयारो मददगार कर दिया था। अदनान की बेलौस खिदमत और कुर्बानी के जज्बे से मुतासिर होकर उस शख्स ने चने मसूर की सादा सी दाल को बेमिसाल जायका देने का एक फार्मूला अदनान को बताया। चंद हफ्ते बाद वो ज़ईफ शख्स दुनिया से रुखसत हो गया, मगर उसका बताया हुआ कलिया अब तक अदनान के जहन में महफूज था और वो अमली तजुर्बे के बाद उसका कायल भी हो चुका था। दर हकीकत ये मुख्तलिफ मसालों की कमी बेशी का खास इम्तिजाज ही था। रुपए हाथ में आए तो अदनान ने शेखुपुरा के बारौनक बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। कुछ जरूरी सामान खरीदा, एक लड़का मुलाजिम रखा और बड़े साफ सुथरे माहौल में दाल चावल और पराठा रोल का काम शुरू कर दिया। हर तरफ से आंखें बंद करके उसने अपना तन मन इस काम पर लगा दिया। सुबह मुंह अंधेरे मां को खुदा हाफिज कहकर वो झंडियाला से शेखुपुरा पहुंचता। दोपहर तक दुकान ग्राहकों को खुश आमदीद कहने के लिए तैयार होती। रात 12 बल्कि कभी 1 बजे तक वो ग्राहकों का मुंतजिर रहता। काम चल निकला था, लेकिन साथ साथ कुछ मसाइल भी पेश आ रहे थे। बाजार के 2-3 गुंडे मिले, तकरीबन रोजाना ही मुफ्तखोरी कर लेते। फिर शेखुपुरा में उसके 2-4 दोस्त भी मुस्तकिल आना शुरू हो गए। कभी पैसे देते, कभी नहीं। वो भी तंगदस्त होने के बावजूद तंगदिल नहीं था, उन्हें मना नहीं करता था। मगर एक अहम मसला खुद इलेक्शन से ताल्लुक रखने वाले 2 सख्त दिल अहलकारों का भी था। वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद कुछ न कुछ बटोरने के लिए बाजार का चक्कर लगाते थे। अदनान की शॉप पर उनकी नजर इनायत कुछ ज्यादा ही थी। वो उनमें से जब किसी एक को देखता तो उसका दिल कट कर रह जाता। उसे लगता ये वो मुख्तलिफ तरह की झोंकें हैं जो उन लोगों का खून भी चूस लेती हैं, जिन्हें शायद खून लगाए जाने की जरूरत होती है। फिर भी कुछ भी हो, वो एक गैर मुतजलजल इरादे के साथ अपना खून पीना जारी रखे हुए था। कभी भी उसकी निगाहों के सामने वो चावल की पिनियां आ जाती, जिन्हें उसकी वालदा ने बड़ी मोहब्बत से तैयार करके ताया के घर भेजा था और जिन्हें बेपरवाही से फेंक दिया गया था। दर्द की एक लहर उसके सीने में उठती और वो उन लहरों को अपनी तवानाई बनाने की कोशिश करता। ताया के हुक्म के मुताबिक उसने सानिया से हर तरह का राबता मुनक़ते कर लिया था। फिर एक और आफत टूट पड़ी। सामने वाले रेस्टोरेंट के मालिक को यह पजीराई बर्दाश्त न हुई और उसने एक वाकिफकार फूड इंस्पेक्टर को कुछ दे दिलाकर अदनान की शॉप पर छापा डलवा दिया। एक टीवी चैनल का रिपोर्टर भी साथ था। उसकी दुकान के खाने को मुज़िरे सेहत करार देकर दुकान को सील कर दिया गया। भारी जुर्माना लगाया गया। हालांकि ये सब कुछ प्लान किया गया था। इस वाक़े का अदनान के काम पर बहुत मनफी असर पड़ा। 5 माह की शबाना रोज मेहनत से उसने जिस काम को काफी हद तक मुस्तहकम कर लिया था, वो एकदम जवाल पजीर हो गया। 3-4 हफ्ते बाद भी दुकान का खर्च निकालना मुश्किल हो गया। एक तरफ दुआएं करते करते मां का मबैयनह सब्र सूख रहा था, दूसरी तरफ अदनान सख्त सर्दी में रात गए तक अपनी जान मारता रहा। कुछ बस नहीं चल रहा था। आखिर वो मोहलत खत्म होने को आई जो ताया ने उसे दी थी। 7वां महीना शुरू होने वाला था, लेकिन मोहलत खत्म होने से पहले ही नतीजा नजर आना शुरू हो गया था। मजीद नुकसान से बचने के लिए अदनान ने निहायत शिकस्ता दिल के साथ 1 माह पहले ही काम वाइंड अप कर दिया। दुकान का किराया निकालकर और दोस्त यूसुफ का उधार वापस करके उसने सारा हिसाब किताब जोड़ा। बिजली, गैस का बिल और मुलाजिम लड़के की उजरत देकर उसके हाथ तकरीबन खाली थे। 6-7 माह की जान फिशानी के बाद उसे जो कुछ बचा था वो बाइसे शर्मिंदगी और नाकाबिले यकीन था। 500 रुपए वाला एक नोट और थोड़ी सी रिजगारी। वो एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ देर तक उस नोट को देखता रहा,
फिर शेखुपुरा से पैदल ही अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। अपनी सोचों से फरार हासिल करने के लिए पैदल चलना उसे अच्छा लग रहा था। वो समझ गया था कि आज उसने सानिया को हमेशा के लिए खो दिया है। उसके ताया जान ने 10 लाख की रौनमाई चाही थी और उसके पास आज जो रकम थी वो लाखों में नहीं, ना ही हजारों में थी, बस 500 का एक नोट और कुछ सिक्के। सानिया वाले सदमे को झेलने का हौसला वो अपने अंदर काफी दिनों से पैदा कर रहा था और उसे लगा कि किसी हद तक हौसला पैदा हो गया है। दिल अंदर से रेजा रेजा था, मगर आंखों में आंसू नहीं थे। ये दोपहर का वक्त था। जर्द कमजोर धूप मजाफाती इलाके पर फैली हुई थी। वो शेखुपुरा से झंडियाला जाने वाली सड़क पर 3-4 किलोमीटर ही चला था कि कुछ ठीक सा न लगा और लबे सड़क एक छपर होटल की कुर्सी पर बैठ गया। जितनी रईसगारी उसके पास थी, उससे एक गर्मा गर्म चाय पीकर अपनी नाकामी का जश्न तो मनाया ही जा सकता था। उसने अपने सामने एक दुबली पतली उम्र रसीदा औरत को कुर्सी पर बैठे देखा। वो काफी खस्ता हाल थी। लिबास पर 3-4 पैबंद नजर आ रहे थे। बेचारी का एक पांव पट्टियों में लिपटा हुआ था और लकड़ी की बैसाखी पास ही रखी थी। हुलिये से भीख मांगने वाली लगती थी, मगर अदनान की मौजूदगी में उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अदनान ने कण अंखियों से बुढ़िया पर गौर किया और सोचा कि कभी ये जवान होगी और शायद खूबसूरत भी। लेकिन अब सरतापा एक उदास खंडर का नमूना थी, बेचारगी और बेबसी की तस्वीर। अचानक एक आवाज ने अदनान को चौंकाया। शलवार कमीज में मलबूस एक फरबा इंदाम शख्स ने बुढ़िया को डांटा। ओए, क्या छावनी डालकर बैठ गई है यहां? घंटे से ऊपर हो गया है तुझे। चल अब आगे निकल, खाली कर कुर्सी, ठंडे का टाइम है। बूढ़ी औरत ने ठीक तिरछी नजर से गस्सीले शख्स को देखा, जो यकीनन उस छपर होटल का मालिक था। यूं लगा कि वो कुछ कहने लगी है, मगर फिर खामोश रही और बैसाखी संभाल कर उठ गई। चंद कदम चलकर एक तरफ धूप में खड़ी हो गई। उसकी छोड़ी कुर्सी पर एक ट्रक ड्राइवर आ बैठा। अदनान को यह सब कुछ बहुत बुरा लगा। पता नहीं क्यों उसका खून खौल सा गया। वो उठा, बुढ़िया को कंधों से थामा और चंद कदम चलाकर जबरदस्ती अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। अम्मा जी, आपको किसी का इंतजार है? उसने पूछा। बुढ़िया ने अपनी फटी पुरानी चादर को संभालते हुए कहा, हाँ, मेरा बेटा मुझे लेने आने वाला है। इसी दौरान होटल का मालिक फिर आंखें निकाल कर आ गया। ओए, तू फिर बैठी है यहां? तुझे शराफत की जबान समझ में नहीं आती? वो बुढ़िया की तरफ बढ़ा तो अदनान ने उसका रास्ता रोक लिया। तमीज से बात करो, तुम्हारी मां की उम्र की है और माजूर है बेचारी। ये सब जानने के ढंग हैं। होटल वाला बिफरा। नाटक रचाती हैं इस तरह की औरतें। कोई पता नहीं, उसके पांव की पट्टी खोलो तो अंदर से कुछ भी न निकले। तब वो दोबारा बुढ़िया से मुखातिब हुआ। सुना नहीं? चल उठ यहां से। उसके साथ ही वो आगे बढ़ा। इस मर्तबा अदनान ने होटल वाले को बाकायदा पीछे धकेल दिया और इत्मीनान से बोला, ये मांगने वाली है या नहीं, लेकिन इस वक्त ये तुम्हारी गाहक है। चाय भिजवाओ उसके लिए और मेरे लिए भी, और अगर कोई ढंग के बिस्किट हैं तो वो भी भेजो। नहीं बेटा नहीं, बुढ़िया ने नहीफ आवाज में कहा और इनकार में सर हिलाया। अदनान ने अपने होंठों पर उंगली रखकर बुढ़िया को खामोश रहने का इशारा दिया और होटल वाले से बोला, अब मुंह क्या देख रहे हो, जाओ चाय भिजवाओ। होटल वाला तजब्दब के साथ उन दोनों को देखता रहा, फिर पांव पटकता हुआ वापस चला गया। बुढ़िया ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां के रहने वाले हो बेटा जी? नहीं अम्मा, झंडियाला टाउन का हूं। शेखुपुरा में दुकान थी मेरी, दाल चावल और शवारमे की। अब खत्म हो गई है, वापस जा रहा हूं। अल्लाह भला करे तुम्हारा, किसी अच्छी मां के बेटे लगते हो। क्या नाम है तुम्हारा? अदनान। अदनान रफीक। लेकिन आप मुझसे ही पूछती जा रही हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो हल्के से मुस्कुराया। आपने जाना कहां है? गोयंदपुरा जाना है बेटा। तुम्हें बताया है ना, अपने पुत्र का इंतजार कर रही हूं। वो कमजोर आवाज में बोली। वो कहां से आता है? अदनान ने पूछा। वो ड्राइवरी करता है एक सेठ की। सेठ से इजाजत लेकर मुझे मेयो अस्पताल से वापस गोयंदपुरा ले जा रहा था। मगर अब कहां है वो? अदनान ने पूछा। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में रुक रुक कर बोली, हम रास्ते में ही थे कि लाहौर से सेठ जी का फोन आ गया। कोई जरूरी काम पड़ गया था उसे, मेरे बेटे को फौरन वापस बुला लिया। बेटा मुझे यहां उतार कर चला गया। लाहौर तक आध पौन घंटे का ही तो रास्ता है, बस आता ही होगा वापस। आपके पांव को क्या हुआ है?
मीटर से उतरते हुए गिरी थी, हड्डी में चोट आई है, इसीलिए लाहौर के अस्पताल गई थी आप। आहो बेटा जी, पर यह कोई अकेली तकलीफ थोड़ी है, बढ़ापे की सारी बहारियां ही छिड़ी हुई हैं। उसके सांवले खुश्क होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी और झूल सी गई। इतने में लड़का ट्रे में 2 चाय और चंद बिस्किट ले आया। पहले मेज साफ करो, अदनान ने लड़के को हिदायत दी। उसने कंधे से साफा उतारकर अदनान और बूढ़ी औरत के सामने से अल्लाह भला साफ किया। अदनान के मजबूर करने पर औरत ने अपने लरजते हाथों में कप थामा और घूंट भरने लगी। उसकी निगाह बार बार सामने सड़क की तरफ उठ जाती थी, जहां से बकौल उसका बेटा वापस आता था। बूढ़ी औरत का इंतजार तवील हो गया था। चाय और बिस्किट खत्म हो चुके थे। हटा कटा होटल मालिक आखिर एक बार फिर वो टहलता हुआ उनके करीब आ गया। उससे पहले कि वो कुछ तल्ख बोलता, अदनान ने कहा, माँ जी, अब तो खाने का टाइम है, क्या खाएंगी आप? मेरा पुत्र, चाय पी ली है, अब कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, आप तकल्लुफ कर रही हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आपको भूख लगी है। वो ना करती रही, मगर अदनान ने बड़ी अपनाइयत से होटल मालिक को खाने का ऑर्डर दे दिया। चने, चावल, चिकन कौरमे की छोटी प्लेट और 2 रोटियां। उसे अच्छी तरह मालूम था कि 500 का नोट और थोड़ी सी रेजगारी उसके पास है और ये बिल आसानी से चुका देगा। एक तरह से उस वक्त वो 500 का नोट ही उसकी आखिरी पूंजी था। उसे लगा कि उस नोट का यही इस्तेमाल सबसे बेहतर है। पता नहीं क्यों उन लम्हों में उसे बचपन में अपनी माँ से सुनी एक हिकायत याद आ गई। वो बड़े जज्ब से सुनाया करती थी, बेटा, जब हश्र के रोज हिसाब किताब होगा तो अल्लाह सोहने के तराजू में हर बंदे की नेकियां और बदियाम तोली जाएंगी। नेकियां ज्यादा होंगी तो बंदा जन्नत में चला जाएगा। एक बंदा कुछ ज्यादा ही परेशान फिर रहा होगा। एक दूसरा बंदा उससे पूछेगा, क्या बात है? वो बताएगा, सिर्फ एक नेकी की कमी रह गई है, वरना मैं जन्नत में चला जाता। ये सुनकर दूसरा बंदा आंखों में आंसू भरकर बोलेगा, लो भाई, मेरे पास तो है ही एक नेकी, ये तुम ले लो और जन्नत में चले जाओ। अल्लाह सोहना इस कुर्बानी की वजह से दोनों को जन्नत में भेज देगा। ऐसी हिकायतों का माखज क्या होता है, ये तो अदनान नहीं जानता था, लेकिन ये उसके दिल पर असर करती थीं। आज भी उसे लगा कि 500 का नोट एक तन्हा नेकी की तरह उसके पास है। अब होटल के मालिक की जुबान बंदी हो गई थी। उसने जाकर खाना भिजवा दिया। बुढ़िया जल्दी से बोली, ये क्या कर रहे हो पुत्र? मैंने नहीं खाना, ये सब कुछ तुमने ख्वाह मख्वाह किया। आप जितना खा सकती हैं उतना तो खा ही लेना। अदनान ने बुढ़िया के कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखा। चलें, कुर्सी जरा मेज के करीब कर लें। बूढ़ी औरत ने मजबूरन कुर्सी को मेज के करीब कर लिया। जब वो कुर्सी को खींचकर करीब ला रही थी, न जाने क्यों अदनान को लगा कि उसने जख्मी पांव पर भी उसी तरह दबाव डाला है जैसे दूसरे पांव पर। अगर पांव में वाकई फ्रैक्चर था तो एक लम्हे को होटल मालिक का कहा हुआ जुमला अदनान के जहन में गूंजा, ये सब मांगने के ढंग हैं, नाटक रचाती हैं इस तरह की सूरतें। लेकिन अगले ही लम्हे अदनान ने उस ख्याल को जहन से झटक दिया। बूढ़ी औरत के खदो खाल और लहजे में कोई ऐसी बात न थी जो झूठ बोलने वालों की शख्सियत का हिस्सा होती है। वो अनजाना सा भरोसा महसूस कर रहा था। बूढ़ी औरत ने बमुश्किल 3-4 निवाले लिए। भूख तो अदनान की भी मरी हुई थी। आज का दिन बहुत सख्त गुजरा था। उसे यूं महसूस हो रहा था कि सब कुछ लुटा कर लौट रहा है। 3/4 खाना वैसे ही पड़ा रह गया था। अदनान ने वहीं बैठे बेटे जैसे हिकमाना अंदाज में होटल मालिक को आवाज दी और कहा, ये बाकी खाना शॉपर में डाल दें। खाना शॉपर में आ गया तो अदनान ने कहा, माँ जी, आप ये साथ ले जाएं, बाद में खा लीजिएगा। वो एक बार फिर इनकार करती रही, लेकिन अदनान ने शापर जबरदस्ती बूढ़ी औरत को थमा दिया। वो अजीब नजरों से अदनान को देखती रही, जैसे खामोशी की जबान में कह रही हो, तुम्हारी अपनी हालत भी तो मेरे जैसी ही है, फिर क्यों मुझ पर इतनी इनायत कर रहे हो? इतने में गरे रंग की एक ट्यूटा कार सड़क पर आकर रुकी। बूढ़ी औरत ने कहा, शुक्र खुदा का, वो आ गया है। अदनान के इशारे पर वेटर बिल लेकर आया तो अदनान ने 500 के नोट के साथ कुछ रेजगारी उसे थमा दी। अदनान ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, यारा, बुजुर्गों की इज्जत करना सीखो। अपने मालिक को भी ये बात बताओ, लगता है कि वो दिमाग से नहीं अपने पेट से सोचता है। लड़के ने इस बात में सर हिलाया।
आम से लिबास वाला नौजवान ड्राइवर गाड़ी से उतर आया था। बूढ़ी औरत ने शफकत से अदनान के कंधे पर हाथ फेरकर उसे खुदा हाफिज कहा, फिर बैसाखी के सहारे चलती गाड़ी में बैठ गई। अदनान उसकी लंगड़ाहट पर गौर कर रहा था, जो काफी कम थी। शाम बड़ी उदास थी। 2 दिन से अदनान ने सिर्फ चाय के 2-3 कप ही पिए थे, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। क्योंकि वो नहीं खा रहा था तो उसकी वालिदा के गले से भी निवाला नहीं उतर रहा था। आने वाले दिनों का नक्शा उनके सामने था। वो बहुत कमजोर सी हो गई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अदनान ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर 2 खुश लिबास आदमी खड़े थे। उन्होंने अदनान से हाथ मिलाया। फिर अधेड़ उम्र शख्स ने पूछा, तुम्हारा नाम ही अदनान है? जी मैं ही हूं। खैरियत है ना? उसने डरे लहजे में कहा। फूड एक्शन वालों की चीरदस्तियों के ख्याल ने उसे गड़बड़ा दिया था। आप हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? अधेड़ उम्र शख्स ने नरम लहजे में पूछा। अदनान उन दोनों को घर की बैठक में ले आया। मेरा नाम सईद कुरैशी है, ये मेरा मुआविन फरीद है। हम मुश्किल से आपका घर ढूंढकर यहां आए हैं। जी, कोई खास बात है? खास भी है और तुम्हारे लिए बहुत हैरानकुन भी होगी। मैं समझा नहीं जनाब। परसों शेखुपुरा रोड पर तुम एक छपर होटल में जिस खातून से मिले थे, वो कोई आम गरीब औरत नहीं थी। वो सिर्फ गरीब औरत के भेस में थी। वो पाकिस्तान की नामवर तरीन राइटर, अदाकारा और प्रोड्यूसर सालेहा बेगम थी। वो एक करोड़पति, बल्कि कहना चाहिए कि अरबपति खातून है। एक मल्टीनेशनल प्रोडक्शन के लिए सीजन बना रही है। कई इंटरनेशनल अदाकार इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से मैडम सालेहा भी इसमें अदाकारी कर रही हैं। इस सिलसिले की रिकॉर्डिंग के लिए वो दुबई से लाहौर तशरीफ लाई हुई थी। परसों उन्हें अफरा तफरी में लाहौर से गोबिंदपुरा नामी जगह की तरफ रवाना होना पड़ा, ताकि लोकेशन पर रिकॉर्डिंग में हिस्सा ले सकें। वो अपने किरदार के गेटअप में थीं। शेखुपुरा से कुछ फासले पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। इतना वक्त नहीं था कि गाड़ी ठीक कराई जा सके। वो खुद उस छप्पर होटल पर जा बैठी और उनका ड्राइवर शाहदरा से दूसरी गाड़ी लेने के लिए गया। वहां एक गैर मुतवक्के ट्रैफिक जाम की वजह से उसे कुछ ताखीर भी हुई। दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग वाली दूर दराज लोकेशन पर कॉल सिग्नल नहीं आ रहे थे और यूनिट सख्त बेचैन था। वहां सालेहा बेगम उस छपर होटल में गाड़ी का इंतजार कर रही थीं जब तुम उनसे मिले, और फिर वहां जो कुछ भी हुआ तुम्हें मालूम ही है। अदनान सन्नाटे में था। मारूफ आर्टिस्ट सालेहा बेगम का नाम उसने कई बार सुना हुआ था। उनका अपना बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी था। उनकी एक मल्टीनेशनल सीरियल भी उसने देखी थी। वो हैरान हुआ कि वो सालेहा बेगम थीं, तो वो उन्हें अपने पास से देखकर भी पहचान क्यों न सका। फिर यकदम उसे शदीद शर्मिंदगी का एहसास हुआ। उसने उन पर 500-600 रुपये खर्च करके अपनी तरफ से बहुत बड़ा एहसान कर दिया था। फिर बचा हुआ खाना भी उन्हें जबरदस्ती थमा दिया था कि वो बाद में खा सकें। वेरी सॉरी, अदनान ने शर्मिंदा लहजे में कहा। मुझे क्या पता था कि वो कौन है? मालूम नहीं क्या उलटी सीधी बातें करता रहा मैं उनसे। उधेड़ उम्र सईद कुरैशी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैडम तुमसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं। वो वापस दुबई जा चुकी हैं। उनका ज्यादा क़याम वहीं पर रहता है। जाते जाते वो तुम्हारे लिए कुछ दे गई हैं। अदनान हूकों की तरह उस मुअम्मर शख्स का चेहरा देखने लगा। उस शख्स ने एक मैला बड़े साइज का लिफाफा अदनान की तरफ बढ़ाया और कहा, इसमें जो कुछ है तुम्हारे लिए है। हमारे जाने के बाद इसे खोल लेना। अदनान की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो उन दोनों को रोकता ही रह गया, लेकिन वो खुदा हाफिज कहकर चले गए। उनके जाने के बाद हैरत आमेज तजस्सुस के साथ अदनान ने लिफाफा खोला। इसमें दरहम की शक्ल में एक खतीर रकम मौजूद थी, तकरीबन 50 लाख पाकिस्तानी रुपए। अदनान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। साथ ही एक छोटा सा खत भी था। इसमें लिखा था, अदनान तुम्हारी आंखों में बहुत से दर्द नजर आए थे। माशी हालत का दुख, अपनी बेकसी का कलक, जमाने की नाइंसाफी का दुख। मेरी दुआ है कि इस रकम से तुम अपने इन मसाइल का हल तलाश कर सको, और मुझे यकीन है कि तुम ये कर पाओगे। तुम अपनी दाल चावल वाली शॉप को एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील कर सकते हो। तुम्हारी आंखों में जो आग देखी है मैंने, वो मुझे यकीन दिलाती है कि तुम कामयाब हो जाओगे। मेरी नेक तमन्नाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और हां, एक बार फिर शुक्रिया।
मुझे उस कुर्सी पर बिठाने का जिससे मुझे उठाया गया था। किसी के लिए ये एक मामूली बात हो सकती है, लेकिन दर्दे दिल रखने वालों के लिए ये बातें मामूली नहीं होती, बहुत बड़ी होती हैं। जीते रहो, आबाद रहो। अदनान की आंखों में आंसू लरजने लगे थे। काफी देर बाद उसने अपना खस्ता हाल मोबाइल फोन निकाला। उसका दिल चाहा कि वो अपने हालात की इस यादगार और हैरत अंगेज करवट के बारे में सबसे पहले सानिया को आगाह करे। उसे बताए कि उसकी मां ने आंसुओं से भीगी हुई जो दुआएं मांगी थीं, वो रायगा नहीं गई। मुसब्बिबुल असबाब ने उन्हें कबूल कर लिया है।